हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। आज लास्ट क्लास में हमने जो मोलारिटी ऑफ आयंस वगैरह पर बेस कैलकुलेशन किए थे उस पार्ट को समझा था। मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड को समझा था, राइट। तो उस पर बेस हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब हमारा एक स्पेशल पार्ट है जो आपको न केवल मोल कॉन्सेप्ट में काम आएगा बल्कि रिडॉक्स चैप्टर में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस एज पर बेस प्रॉब्लम आपको केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास के अंदर भी मिलेंगे। तो ये जो टर्म है जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी ना करें, है ना, और अननेसेसरी कमेंट करने से बचें। पूरा पार्ट आराम से सुनिए। इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसमें क्या होता है, एक बोतल है मान लीजिए, उसके ऊपर एक लेबलिंग लगी होती है। यहां V का मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ था और उसके पहले जो लिख देंगे नंबर 5, 6, 10। तो आपने लिखा सपोज 10V, 10V, तो उसका मतलब 10 उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। अब इसका मतलब क्या निकलता है मैं आपको समझाता हूं आराम आराम से, है ना। जो भी बोतल के ऊपर XV, 10V, 5.6V, 20V जो भी लिखा हुआ है उसका सीधा मतलब होता है कि H2O2 डिकम्पोज होने के बाद आपको जो उसका H2O2 का वॉल्यूम होगा वो आपको O2 के कितने वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा, कंडीशंस आपको बताई जाएंगी। अगर एग्जाम में कंडीशन नहीं बताई जाती है तो ये बाय डिफॉल्ट एसटीपी मानी जानी चाहिए। एसटीपी क्या होती है बच्चों? 1 बार प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको आराम आराम से आपको बताता हूं। जनरली इसको दोनों पर 1 ATM और 273 केल्विन पर भी डिफाइन करते हैं। सॉरी। तो इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 1 ATM और 273 केल्विन पर भी डिफाइन करते हैं और 1 बार और 273 केल्विन पर भी कंसीडर करते हैं। ओके, तो पहले हम इसको 1 बार और 273 केल्विन पर कैसे डिफाइन करते हैं आराम से देखिए, है ना, आराम से। ये देखो, मान लीजिए एक बोतल है, उसके ऊपर लेबलिंग हो रही है मेरे बच्चों और उस पर लिखा हुआ है XV। तो इस XV का मतलब क्या है वही मैं भी आपको बोल रहा था, वही आपको समझना है आराम आराम से, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आराम से हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए कि सर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। H2O2 जो है वॉल्यूम आपका, जो हम जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ की स्टडी कर रहे हैं, H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन बनाइए। मतलब पानी सॉल्वेंट रहेगा, वाटर सॉल्वेंट रहेगा और H2O2 उसमें सॉल्यूट रहेगा। तो ये H2O2 का जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसको आप रख दीजिए बना के। ये अपने आप रखा रखा डिकम्पोज होता है बच्चों, ठीक है ना। तो H2O2 का सॉल्यूशन जब अपने आप डिकम्पोज होगा तो ये बनाता है वाटर और हाफ O2G। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है मेरे बच्चों। H2O2 कौन हो गया? सॉल्यूट। वाटर कौन हो गया? सॉल्वेंट। इसके डिकम्पोजिशन से जो O2 बनेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज पर बैलेंस रिएक्शन इसके 1 मोल से इसका हाफ O2 या हाफ मोल O2 बनता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जिस बोतल पे मेरे बच्चों XV लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? XV लिखा हुआ है, यही आपको इंटरप्रेट करना होता है। देखो XV का मतलब क्या है, आराम आराम से। 1 volume of H2O2 aqueous solution when decomposed produced X volume of oxygen gas। कहां पर बेटा? 1 बार एंड प्रेशर एंड 273 केल्विन। इसको मेरे बच्चों आज की तारीख में लेटेस्ट टाइम में इसको एसटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत सालों पहले 1980 के आसपास ये 1 ATM और 273 केल्विन था। अब ये 1 बार, इसका मतलब होता है प्रेशर जो है आप लेंगे 1 बार और टेम्परेचर लोगे मेरे बच्चों 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 1 बार आज की तारीख में, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी सेंचुरी में यही रहा है, अभी भी यही ध्यान रखना है ना, फालतू क्वेश्चन करने की इसमें जरूरत नहीं है। लास्ट सेंचुरी में लगभग 1982 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, वहां चेंज हो गया था। पहले क्या था? 1 ATM और 273 केल्विन। अब क्या है? 1 बार और 273 केल्विन। तो जो टर्म आपके पैदा होने से पहले ही चेंज हो गई थी उसमें नया ही पढ़ना चाहिए। तो आज भी एसटीपी का मतलब आज की तारीख में ये रहेगा। ओके, अब आओ वापस। XV का मतलब क्या बताया मैंने? 1 वॉल्यूम अगर आप H2O2 का लेंगे तो उससे जितना बोतल पे लिखा होगा XV, तो X लीटर या X वॉल्यूम आपको O2 गैस मिलेगा 1 बार और
273 केल्विन पर। इजी लैंग्वेज में आप इसमें जो O2 बनेगा उसको कलेक्ट कर रहे हैं किस कंडीशन पर, 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन पर। अब सुने, वॉल्यूम का मतलब क्या है। अगर आप 1 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का लेंगे तो X वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस हो रहा है। तो वॉल्यूम आपकी चॉइस से कुछ भी ले लीजिए, इसके लिए डिफाइन ये सही है। अगर मान लीजिए आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, किसका, H2O2 सॉल्यूशन का, तो 1 लीटर अगर लोगे मेरे बच्चों, तो सामने वाला जो O2 है उसका फॉर्मेशन होगा X। अगर आपने 1 वॉल्यूम का मतलब मान लो 1 लीटर लिया एक बच्चे ने, तो 1 लीटर अगर ऑक्सीजन, 1 लीटर ऐसे बोलना चाहिए, H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो उससे अगर आपकी बोतल पे X भी लिखा हुआ है, तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से आपका X लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। कहां पर बेटा, एसटीपी पर। वेरी सिंपल। तो आप इसको ऐसे देखिए, 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड, X वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस at 1 bar pressure and 273 केल्विन टेम्परेचर। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे लीजिए आप, जो आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि हमें मोलारिटी से लिंक करना होता है। किसको बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को मुझे लिंक करना होता है। किससे लिंक करना होता है, मोलारिटी से। तो आप बड़े आराम से 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन ले लीजिए। तो बोतल पे क्या लिखा है बेटा, XV। तो आपने अगर 1 लीटर ले लिया H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, तो अब ये X लीटर O2 बनना चाहिए। मैंने पहले भी ऐसा बताया, दोबारा सुन लीजिए। तो ये X लीटर ऑफ O2 गैस बनेगा कहां पर मेरे बच्चों, 1 बार और 273 केल्विन पर। तो ये जो हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सीख रहे हैं, वो हाल फिलहाल हम कहां पर सीख रहे हैं, एसटीपी पर। एसटीपी क्या है, 2 बार बता दिया, ठीक है। ये कंडीशन, प्रेशर 1 बार होना चाहिए और टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए। अब मेरे बच्चों क्या करेंगे, सेम इसको रिपीट किया, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड, X लीटर को मोल्स में कन्वर्ट करो। आपको मोल कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था बेटा, कि सर एसटीपी पर हम जब बात करते हैं तो एसटीपी पर वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, आपको याद रहा होगा राउंड फिगर में इसको हम 22.7 लीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, राउंड फिगर में 22.7। तो अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल्स किसी भी आइडियल गैस के निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, ठीक है, ओके, कहां पर दे रखा बेटा, एट 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 22.7 से डिवाइड कर दीजिए। तो उससे उस गैस के या उस आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे बिट्टू। ये भी सिखाया था कि अगर एसटीपी की जगह अगर 1 ATM और 273 केल्विन होगा, तो राउंड फिगर में इसको हम 22.4 लीटर लेते हैं। ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। जो भी बच्चे शुरू से लेकर अब तक क्लास कर रहे हैं रेगुलर, उनको ये बातें मालूम हैं, बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहे, सब चीजें रिकॉल आराम आराम से होती रहती हैं, या अपने को याद होता है तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, तो उसको बोलते हैं यस, हमारे पास जबरदस्त जोश है पढ़ाई को लेकर, है ना। और जो बच्चे कंसंट्रेशन कम रखते हैं, जिनका पढ़ने का मन कभी करता है कभी नहीं करता है, कुछ होमवर्क करने में गड़बड़ कर देते हैं, कुछ रिवीजन प्रॉपर नहीं करते हैं, तो उनके साथ में प्रॉब्लम फिर समय के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। तो जो भी प्रॉब्लम वीकली, अगर मान लो मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक पढ़ते पढ़ते कुछ अगर आगे पीछे थोड़ा बहुत अगर हो जाता है किसी वजह से, तो संडे को हार्ड वर्क करके उसको कंपनसेट करें, उसको कंप्लीट करें, ठीक है ना। इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। तो सैटरडे की रात या संडे का जो दिन होता है, उसमें ये इंश्योर करें कि आपका कोई भी पार्ट पहले का बचा हुआ नहीं है, रिवीजन प्रॉपर हो गया और जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाता है ना। उसको बोलते हैं कि भाई नो बैकलॉग। एक वीक खत्म होने के बाद हमारे पास कुछ बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कुछ भी पेंडिंग होमवर्क वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो जेईई मेन और एडवांस की आपकी जर्नी है वो काफी स्मूथ हो जाएगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो इसका अब हम फायदा उठाएंगे। क्या फायदा उठाएंगे कि सर आपने जो ये लिखा था कि XV का मतलब 1 लीटर, ध्यान रखना ये वॉल्यूम है। कोई बच्चा चाहे
तो वो मान लो 1 लीटर की जगह 1 ml लेगा, तो फिर वहां भी ml लेना पड़ेगा, तो वही बात हो जाएगी सेम। तो इसलिए लीटर लो, बहुत इजी पड़ता है ना। तो मैंने 1 वॉल्यूम की जगह लिया 1 लीटर, और आराम से अब डिफाइन किया कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन x लीटर O2 गैस प्रोड्यूस करेगा 1 बार और 273 केल्विन पर। अब ये जो x लीटर O2 है, जिसका वॉल्यूम आपने कलेक्ट किया कौन सी कंडीशन पर, STP पर, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करोगे बेटा, x लीटर को डिवाइड करो 22.7 से, तो इसके मोल्स आ जाएंगे। तो ये मोल्स निकाल लो O2 के बेटा। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड, कितना आ गया बेटा, x डिवाइड बाय 22.7, राउंड फिगर में 22.7 को हम क्या लेते हैं बेटा, 22.7 मोल्स ऑफ O2 गैस। तो हमने वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया 22.7 से, तो मोल्स आ गए O2 के। कौन सी कंडीशन पे है बेटा, 1 बार और 273 केल्विन पर आ गए। ठीक है सर। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि मोलारिटी क्या होती है। अगर आप H2O2 सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालना चाहते हो मेरे बच्चों, कौन सॉल्यूशन की, H2O2 के एक्वस सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालना चाहते हो, तो पहले ये तो बताओ कि तुमने जो 1 लीटर का H2O2 सॉल्यूशन लिया है, उसमें उसके मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है सर। आप बोलो कैसे, अरे स्टोइकोमेट्री देखो मेरे बच्चों, H2O2 का अगर 1 मोल लोगे तो डेफिनेटली रिएक्शन के एंड में आपको हाफ मोल O2 मिलेगा। वेरी सिंपल। तो आपके पास ये जो O2 के मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, आप बोलोगे हाँ सर, तो इससे डबल मोल किसके रहे होंगे सॉल्यूशन में, H2O2 के। क्यों, फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 मोल H2O2 जब डिकम्पोज होगा तो आपको हाफ मोल O2 देगा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास O2 के जितने भी मोल्स हैं, उससे डबल मोल H2O2 के सॉल्यूशन में उस समय डिसॉल्व रहे होंगे, जब आपने फ्रेश H2O2 का सॉल्यूशन बनाया था और उसको डिकम्पोजिशन के लिए रखा था। तो एज पर स्टोइकोमेट्री हमने बोला कि सर मोल्स ऑफ H2O2, क्या लिखा बेटा, मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज, कितने मोल से H2O2 के डिकम्पोज हो गया बेटा, जितने O2 के मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से। तो आराम से देखिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2, वाई, बिकॉज एज पर स्टोइकोमेट्री H2O2 के जितने मोल्स डिकम्पोज होंगे उससे आधे मोल O2 के बनने चाहिए। तो जितने O2 के मोल्स बने उससे डबल मोल्स H2O2 के सॉल्यूशन में डिकम्पोज हुए, जिससे आपने क्या किया, ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट किया। तो ये लीजिए, तो ये मेरे बच्चों सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, x डिवाइड बाय 11.35, ये क्या है, H2O2 के वो मोल्स हैं जो 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट थे, जो क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज होकर उन्होंने क्या किया बेटा, O2 प्रोड्यूस किया। वेरी सिंपल। तो मोलारिटी आ गया, अक्कल लगाओ। आप बोलो मोलारिटी आ गया, हाँ 1 लीटर आपने H2O2 का सॉल्यूशन लिया था, उसमें कितने मोल्स इसके डिसॉल्व थे बेटा, H2O2 के जो डिकम्पोज हुए और जिसने O2 प्रोड्यूस किया। तो आप बोलोगे सर x डिवाइड बाय 11.35। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है, H2O2, वाटर कौन है, सॉल्वेंट। क्या सॉल्यूशन बना हुआ है, H2O2 का। तो मोलारिटी होता है बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है, H2O2, रिपीट कर रहा हूं। तो मोलारिटी ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O डिकम्पोज डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम टेकन। क्या लिया था आपने, 1 लीटर, मोल्स कितने, 11.35। तो यही हो गया क्या, मोलारिटी ऑफ H2O2। आराम से आ जाइए, लिख लीजिए मेरे बच्चों, आराम से इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम नेक्स्ट पर चलेंगे। या एक बार बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना, पहले यहां देख लीजिए, फिर आप वापस यहां आ जाएंगे अपन, ठीक है। तो मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 के कितने मोल्स डिकम्पोज हुए मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर x डिवाइड बाय 11.35। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिया था आपने शुरू में, 1 लीटर, उसमें जितने भी H2O2 के मोल्स थे उनके डिकम्पोजिशन से क्या बना बेटा, O2। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, x डिवाइड बाय 11.35 डिवाइड बाय 1 क्या है मेरे बच्चों, हमने सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लिया था। तो ये एक फेमस फॉर्मूला बन गया। x क्या था, xv, जो बोतल पे लिखा था xv, तो वो x था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आप बोलोगे ठीक है सर, तो ये जो x था, आप देखिए आराम से, बोतल पे क्या लिखा था मैंने शुरू में, xv लिखा था। तो ये x को बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो कभी भी अगर आपको x दिया जाएगा, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दे रखा है, तो इसको 11.35 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपके सॉल्यूशन की
मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। बच्चे हैं भूल जाते हैं, मैं दोबारा लिख रहा हूं। ये सारी बातें कहां पे हो रही हैं बेटा? एट 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन। इसको अपने नोट्स में बिल्कुल जगह दीजिए सर, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो पहले आराम समझ लिया, अब आप आराम से नोट कर लीजिए, पीछे आइए, आराम से इसको नोट कर लीजिए, है ना। नोट करें आराम से और दोबारा से देख लें भाई, आराम आराम से। 1 वॉल्यूम से x वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। मान लो मेरे बच्चों में 10V लिखा होता, क्या लिखा होता? 10V। तो इसका सीधा मतलब है इजी लैंग्वेज में 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन डिकम्पोज होकर आपको 10 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। कहां पर? 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन पर। तो लिख लीजिए आराम आराम से। बहुत अच्छा पार्ट है मेरे बच्चों, इसीलिए मैंने कुछ चीजों को रिपीट करा है ताकि आपके दिमाग में आराम आराम से बैठ जाए। इट विल टेक सम टाइम, पर ये अच्छा कंसंट्रेशन टर्म है ना। देख लीजिए। तो लिख लिया होगा मेरे बच्चों। थोड़ा लैंग्वेज ज्यादा है इसलिए समय दिया मैंने आपको कि आप आराम आराम से देख लीजिए। इसको याद जरूर रखिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को हाल फिलहाल हमने डिफाइन किया है मेरे बच्चों एसटीपी पर। तो ये जो बोतल पे XV लिखा होता है उसका मीनिंग समझा है। एक्स का मतलब क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो आपको जैसे लिखा मिलेगा, मान लो सपोज ऐसे ही, मान लो आपको लिखा मिलेगा 21 या 2.1V। तो इसका मतलब है 2.1 इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, किसकी? H2O2 की। तो कभी भी इस सॉल्यूशन की अगर मोलारिटी निकालने की तो क्या करोगे बेटा? आज ही सुना सीखा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को किससे डिवाइड करोगे? 11.35 से। आराम से लिख लो, ठीक है। 10th का रिजल्ट आ गया, बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए, वेरी गुड। जिनके अंदर ये एनर्जी है, या आपके आसपास कोई कजिन भाई बहन अगर अभी भी रह गए हों या दोस्त वगैरह हों, तो जो आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट क्या है कि सर हम कैसे चेक करें कि हम आईआईटी के लायक हैं कि नहीं है? अरे बहुत सिंपल है, कैरियर विल का एक कोर्स ज्वाइन कर लो। शुरू में कुछ महीने मेहनत करके देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सर आपसे इतनी मेहनत हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। मैं मानता हूं आदमी अगर सोच ले, उसकी विल पावर अच्छी हो, समझ रहे हो आप, और वो अगर पूरी कोशिश करता रहे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अगर हार्ड वर्क करेगा, तो उसको लगेगा कि यस मैं बहुत अच्छा इंजीनियर फ्यूचर में बन सकता हूं। ओके, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। ये बता ही दिया था मैंने आपको, इसको भी लिख लीजिए। मैं पानी पी लेता हूं, आप लिखो। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को हम 1 ATM और 273 केल्विन पर अगर डिफाइन करेंगे तो आपको अपने आप सोचना शुरू कर दो कि क्या फर्क आएगा। यहां फर्क आएगा मेरे बच्चों, 11.35 ये क्या आएगा? सोचना शुरू कर दीजिए। अगर सोच पा रहे हैं तो 11.2 आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वेट करिए, अपन अगली स्लाइड पर इस पर भी बात करेंगे। तो पहले एक बहुत सिंपल सी बात करें कि आपको कभी भी अगर मोलारिटी दे रखा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है तो मोलारिटी इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। लेकिन कंडीशन याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कंडीशन 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन पर बात कर रहे हैं। लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलें मेरे बच्चों। ओके, अब देखो मेरे बच्चों, आइए मान लीजिए अब बोतल के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है मेरे बच्चों, मोलारिटी ऑफ, ये एग्जांपल है जस्ट, टेंशन ना लें, मोलारिटी ऑफ 4.54V H2O2 सॉल्यूशन, है ना। लेकिन यहां पे अब जैसे मेंशन नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, अगर एग्जाम में मेंशन नहीं होगा तो आपको एसटीपी लेना पड़ेगा, है ना। फिर भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो मैं लिख देता हूं, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, नहीं दिया होगा
तो बाय डिफॉल्ट वो 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन लिया जाएगा, क्योंकि उसको हम लेटेस्ट क्या बोलते हैं, एसटीपी। तो यहां पर मोलारिटी एट कहां लिखूं, एसटीपी। ऐसा एग्जाम में अगर लिखा गया तो मोलारिटी आप निकालना 4.54 डिवाइड बाय 11.35, तो ये हो जाएगा 0.4 m। ओके, तो ये बहुत इजी मामला है, आराम आराम से देख लीजिए, लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम इसी मोलारिटी, अभी हम इन पर बेस प्रॉब्लम भी करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम है, आपकी शीट में भी दे रखे हैं, वो आराम से हो जाएंगे। अगर आप जो इलस्ट्रेशन अभी थोड़ी देर बाद लूंगा मैं, उनको आप देख लीजिएगा, है ना, अच्छे से समझना है उनको, और इजी है ना। अब मान लो किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, तो अब वापस से हम वही केस स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज है। क्या चेंज है मेरे बच्चों, कंडीशन, इस बार कंडीशन है कि सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O इज डिफाइंड एज, देखो आराम से, डिफाइंड एट 1 atm एंड 273 केल्विन। आराम से देखो मेरे बच्चों, वापस से गौर करोगे तो वही चीजें रिपीट हो रही हैं, दिमाग में एकदम शानदार बैठ जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, कि सर 1 लीटर ऑफ, अब वो एक्स वी का मतलब मैंने आपसे बोला कि मैं वॉल्यूम का 1 लीटर वॉल्यूम, देखो कोई बच्चा मान लो 1 ml लेगा, तो 1 ml H2O2 से जितना ml O2 बनेगा वो आ जाएगा। ml की जगह लीटर लो, उससे क्या था, मोलारिटी बहुत इजी कैलकुलेशन होती है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ये जो एक्स वी लिखा हुआ है, सीधा सीधा वॉल्यूम को 1 लीटर की फॉर्म में लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स वी, मैंने वी को वॉल्यूम को लिया 1 लीटर, तो अब मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन x लीटर O2 गैस बनाएगा। कहां पर बेटे, 1 atm और 273 केल्विन पर। और देख लीजिए, अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, पहले भी पढ़ लिया, सुन लिया। इस बार 11 पॉइंट, जो आप बात करें 22.7 से डिवाइड किया था, इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से। वाई, बिकॉज 1 atm और 273 केल्विन पर। सब अच्छे बच्चों को मालूम है कि आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। यहां ऑब्वियसली जब तक एग्जाम में मेंशन नहीं किया जाएगा, आप गैस का मतलब आइडियल गैस मानेंगे, तो हमारे मोल स्टोइकोमेट्री चैप्टर में जो भी गैसेज हैं सबको आइडियल माना जाएगा, उन पर क्या लगाओगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आपके पास जो x लीटर ऑफ O2 बन रहा था, कहां पर बेटा, 1 atm और 273 पर, उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम को, डिवाइड बाय 22.4। अब जैसा मैंने सिखाया, स्टोइकोमेट्री के हिसाब से जितने मोल्स आपके पास O2 के बने, ऑब्वियसली इससे डबल मोल आपके H2O2 के डिकम्पोज हुए होंगे मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो जो मोल्स O2 के आए, H2O2 के मोल्स उससे डबल डिकम्पोज होंगे। सो वी कैन राइट x डिवाइड बाय 22.4 इंटू 2। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, x डिवाइड बाय 11.2, याद रखना है इसको। तो मोलारिटी क्या हो गई बेटा, मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या हो गया, मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। क्या लिया आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम, 1 लीटर, बहुत इजी कैलकुलेशन होती है। तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में, इसका मतलब उसके x डिवाइड बाय 11.2 मोल्स प्रेजेंट थे या डिजोल्व थे, जो डिकम्पोज हुए। तो आप आराम से लिखिए, मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ H2O डिकम्पोज्ड, ठीक है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने मोल्स डिकम्पोज हुए बेटा, x डिवाइड बाय 11 पॉइंट, डिवाइड बाय 1 कर दीजिए। तो x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो यहां लिखिए आराम से कि अगर आपको H2O2 सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करना हो, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, x की जगह लिख दिया बेटा, डिवाइड बाय 11.2। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेरे बच्चों। लिख लो आराम आराम से, लिखिए। सर आपको बच्चे बोलते हैं सर आप समय थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा ज्यादा दिया करो, तो हाँ, बोर्ड पे ज्यादा लिखा हुआ है तो आप ज्यादा समय ले लीजिए, लिख लीजिए इसको आराम आराम से। तो ये जो अच्छे बच्चे हैं, आप, मैं तो मान के चल रहा हूँ, एजम्पशन मेरा पॉजिटिव, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप ये देखोगे कि वो सब कुछ रिपीट हो गया। 1 atm की जगह बस, या 1 बार की जगह 1 atm आ गया, और 22.7 की जगह
4 आ गया, तो उससे क्या हुआ कि आपका 11.35 की जगह 11.2 आ गया। तो सब कुछ वैसा का वैसा है, एक तरीके से ये आपका रिवीजन हो गया। लिख लीजिए आराम आराम से। अब हम इस पर बेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले डाइल्यूशन करना, मोलारिटी, वॉल्यूम निकालना, सब वॉल्यूम से मोलारिटी या मोलारिटी से वॉल्यूम वगैरह निकालना सब कुछ सीखा हुआ है। अब वही टर्म मोलारिटी वगैरह के हम दोबारा यूज करेंगे और उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ से प्रॉब्लम्स के थ्रू लिंक करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे, अच्छी फील के लिए ऐसा करेंगे हम लोग, है ना। तो लिख लें। आगे चले मेरे बच्चों। तो लिख लिया होगा आपने, आराम आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और इन पर बेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। आप भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों। H2O2 का एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 400 ml है, ध्यान रखें, और उसकी मोलारिटी है 1.5 m, 1.5 m। ओके, इसको मिक्स किया है मेरे बच्चों विद अनादर H2O2 सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम है? 600 ml। इसकी मोलारिटी कितनी है बेटा? 1 m। इन दो H2O2 के सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया है। आप बोलोगे ठीक है सर। कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टेंट H2O2 एक्वस सॉल्यूशन एट, देखो मेरे बच्चों कंडीशन लिखी हुई है, कहां लिखा है? एट 1 बार एंड 273 केल्विन। तो आपको इन दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद इस कंडीशन पर आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकालना है। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, जैसे हम पहले करते आए हैं कि हमने सॉल्यूशन H2O2 के दो सॉल्यूशन लिए, बहुत बढ़िया। ये H2O2 का सॉल्यूशन नंबर 1, ये H2O2 सॉल्यूशन नंबर 2, और ये H2O2 एक्वस का सॉल्यूशन नंबर 2। इसका वॉल्यूम कितना था बेटा? 400 ml। इसका वॉल्यूम कितना था? 600 ml। बहुत बढ़िया। इन दोनों को आपने मिक्स किया तो आपको समझ में आना चाहिए कि H2O2 जो सॉल्यूट है उसके मोल्स ऐड कर देंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन में निकल जाएंगे, सेकेंड में निकल जाएंगे, मोल्स टोटल ऐड कर लो, वॉल्यूम भी ऐड करो। इन दोनों को मिक्स करने के बाद मेरे बच्चों ये जो H2O2 का सॉल्यूशन बनेगा इसका वॉल्यूम कितना हो गया? ऐड कर दो 1000 ml। 1000 ml कहां से आया? 400 प्लस 600 ml ऐड कर दो मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर। तो हम जैसे पहले करते आए हैं उसी तरीके से मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट है, जो फाइनल सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करने के बाद उसकी बात करें तो कैसे निकालोगे? टोटल, टोटल या तो मिलीमोल्स लिख लो तो फिर डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml लिखना मेरे बच्चों, या टोटल मोल्स लिखो तो डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर लिखना। ये आपकी चॉइस है। तो मान लो अगर आपने कहा कि सर मोल से लिख के प्रैक्टिस कर लूं, कर ले भाई। टोटल मोल्स ऑफ H2O2, तो फिर यहां डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन क्या हो गया? लीटर हो गया। और फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां मिलीमोल लिखोगे मेरे बच्चों, आपको मैंने सिखाया था पहले, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स। ठीक है, और अगर वॉल्यूम लीटर की जगह अगर ml में लेंगे तो वही हो जाएगा मिलीमोल्स। अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो शॉर्टकट में याद दिला रहा हूं, मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर आप इसकी जगह मिलीमोल्स लिखोगे मेरे बच्चों तो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो फिर यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिखना होता है? इन ml, ताकि क्या हो, ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 का फैक्टर आएगा, मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करोगे 1000 का फैक्टर आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये रेशियो रहेगा। अगर मोल्स लिखोगे, ये मोल्स है, n का मतलब मोल्स,
तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से क्या निकलता है? मोल्स, लेकिन वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। और अगर आपने मोलारिटी को वॉल्यूम इन एमएल से मल्टीप्लाई किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मिलेगा मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें मोलारिटी इंटू वॉल्यूम में मैंने पहले भी बताया था, पर बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा ये? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, एंड इफ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल, तो इससे मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये लो बिट्टू। तो ये बात मैंने पहले ही बोली थी, पर बच्चों को ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। कई प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है मेरे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है, मिलीमोल्स हैं तो यहाँ वॉल्यूम भी फिर एमएल में है, इसका बहुत ध्यान रखें। ओके, चलिए पीछे आते हैं मेरे बिट्टू, आओ यहाँ पे। अब मैंने मोल्स लिखे हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिख रहा हूं? लीटर में। अब आओ मेरे बच्चों, 400 ml को लीटर में कन्वर्ट करो, 0.4 हो गया। आप बोलोगे हाँ हो गया सर, तो 0.4 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 0.4 प्लस ये क्या है? फर्स्ट सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट कौन है? H2O2 के मोल्स हो गए। सेकंड सॉल्यूशन में भी मोल्स निकाल लो सॉल्यूट के H2O2 के। 600 ml का मतलब 0.6 लीटर, तो 0.6 इंटू 1, आराम से देख लीजिए। आप बोलोगे यस सर, डिवाइड बाय आपके पास 1000 ml का मतलब कितना हो गया? और 1 लीटर। आप बोलोगे हाँ सर हो तो गया, तो ये हो गया 1 लीटर, तो ये भी ठीक है सर। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ओवरऑल ये मेरे पास, इसको ऐड कर लो, देखो 1.5 इंटू 0.4 कितना हो गया बेटा? 0.6 पॉइंट कितना हो गया? 1.2 हो गया, चेक कर लो। तो ये 1.2 मेरे पास इस सॉल्यूशन की क्या आ गई मेरे बच्चों? मोलारिटी आ गई। तो ये हमारे पास मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन या रिजल्टेंट बोल दीजिए। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या आई बेटा? 1.2। आप बोलोगे ओके सर। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या बोला था मैंने आपको कि सर मोलारिटी होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय आप बोलोगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, यस सर, डिवाइड बाय 11.35। अगर आप कहां पे डिफाइन कर रहे हैं? 1 बार और 273 केल्विन पर कर रहे हैं। तो मोलारिटी कितनी आई बेटा? 1.2। उसको मल्टीप्लाई करो किससे? 11.35 से। तो आराम से यहां पे लिखो बिट्टू, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बेटा? मोलारिटी कितनी बोली आपने? आपने बोला सर 1.2 आई, तो 1.2 इंटू 11.35। तो आराम से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 13.65। कर लें आराम से, है ना, लिख लें इसको। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही, मतलब इसको फंडामेंटल बोलते हैं हम। ये इसको हम ऐसे नहीं बोलते कि डिफिकल्ट है, ये बेसिक्स पर बेस्ड है। प्रैक्टिस करने से सब चीजें आसान लगने लग जाती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें होना चाहिए डी, 13.62। आराम से देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। तो मैंने जैसा पहले आपसे कहा था, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो इसलिए हम एक कंटेंट कवर करते हैं, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो बहुत फंडामेंटल लेवल की होती है, बेसिक लेवल की होती है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम फिर डिफिकल्ट टाइप के करते हैं। फिर हम शीट में हर तरह के प्रॉब्लम देते हैं आपको, बुक में भी सब तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे, लेवल 1 में आपको भी इजी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लगेंगे। उनसे क्या होता है कि बच्चे जो 11th क्लास के होते हैं, वो जैसे ही मेरी बुक का लेवल 1 करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेज पॉसिबल होती है, या अलग अलग तरह के जो प्रॉब्लम्स बन सकते हैं या बनते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब होता है कि भाई अब हमारा जेई मैन आराम से एक्सरसाइज नंबर 1 करने के बाद क्लियर होना चाहिए। और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए फिर लेवल 1 के बाद आप लेवल 4 कर लो, उसमें सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, जो जेई मेन और एडवांस दोनों के लेवल के प्रॉब्लम मैंने उसमें मिक्स कर रखे हैं।
क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ी कि अगर इजी प्रॉब्लम में मॉडरेट आ गया तो आप एडवांस में उसको सॉल्व नहीं करोगे, है ना। तो अब बच्चे प्रॉब्लम हो गया, अब अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है, आराम से लिख लिया होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओ ये तो वापस बता, अब देखो इस प्रॉब्लम में कुछ चेंज कर दिया है मैंने। क्या लिखा है देखो, इस बार हम बात कर रहे हैं 1 एटीएम और 273 केल्विन पर, पहली बात। तो अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, 11.35 जगह आप यूज करो 11.2। अब इधर आओ, तुम्हारे पास इस बार 11.2 H2O2 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आप बोलोगे वाह, ये 11.2 का इधर सीधा सीधा मोलारिटी दे रखी है 1m, और साथ में वाटर और ऐड कर दिया आपने, वाह। तो इसको बोलते हैं लाइट कैमरा एक्शन। मतलब हमारे पास एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन दे रखा है, उसका मोलारिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरे में मोलारिटी डायरेक्ट दे रखी है, साथ में पानी और ऐड कर दिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इन सबको जब ऐड कर दोगे तो आपका H2O2 का जो एक्वस फाइनल सॉल्यूशन आएगा, फाइनल H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम जोड़ लो मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऐड कर लो। 500 ml, 500 ml, तो कितना हो गया बेटा 1000 ml, और 1000 ml ऐड कर लो 2000 ml। इजी लैंग्वेज में 2 लीटर, जिस बच्चे को जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना हो आराम आराम से देख लीजिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल लो। तो आपने क्या पढ़ा था बेटा, मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 11.2। ये भी ठीक है। तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे 11.2 रखी है, तो मजा आ गया सर। 11.2 डिवाइड बाय 11.2 1 आ गया है तो सर, तो आपके पास 1m सॉल्यूशन है, ठीक है। अब पिछली प्रॉब्लम और इसमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के मोल्स ऐड कर लो, दोनों सॉल्यूशन में H2O2 के मोल्स हैं। चेंज क्या है, पानी और मिला दिया, डाइल्यूशन हो गया। तो मैंने ये बोला ना मजाक में, लाइट कैमरा एक्शन। तो अब आप क्या करोगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे अब तो कर लेंगे सर। तो मोलारिटी अगर आपको फाइनल या रिजल्टेंट सॉल्यूशन की निकालनी है, ठीक है ना, तो आपको क्या दे रखा है, समथिंग 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 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो H2O2 फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालने का मतलब है आप लिखोगे टोटल मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना मेरे बच्चों, पहले ही बोला मैंने, ऊपर मोल्स लिखे हुए हैं, तो यहां पर आप वॉल्यूम लीटर में लोगे, ठीक है। आइए सर, फर्स्ट सॉल्यूशन में मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, इसकी इनिशियल फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलारिटी है 1m, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं लीटर में कन्वर्ट कर लू, 500 ml का मतलब 0.5 लीटर, तो 1 इंटू 0.5 प्लस, अब दूसरा सॉल्यूशन देखो मेरे बच्चों, ये है 1m। आप बोलोगे सर यस सर, और 500 ml है ये भी, तो ये भी ठीक है सर। तो 1 इंटू 0.5, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा मेरे बच्चों 2 लीटर, तो 2 लिखो सर। अब 0.5 इंटू 1.5, 0.5 और जोड़ दो 1, 1 डिवाइड बाय 2 मैथ्स में सबको आता है, स्कूल में सिखा हुआ है कि ये 0.5 हो गया बेटा। तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो 0.5 आई। आप बोलोगे हाँ सर आई। तो अब क्या करना है बेटा, अब हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, किसका, फाइनल सॉल्यूशन का। तो आ जाइए सर, तो मोलारिटी आपने पढ़ तो लिया, मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 11.2। तो मोलारिटी कितना है बेटा, आप बोलोगे 0.5, तो लिखो बिट्टू यहां पे, तो ये 0.5 इंटू 11 पॉइंट, तो आपका आंसर आ गया बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ
H2O2 क्या हो गया मेरे बच्चों? 0.5 इंटू 11.2 मतलब 5.6। तो अब देख लीजिए आपका आंसर कहां लिखा हुआ है? 5.6 वी फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6। तो यही है राइट चॉइस। नहीं तो आपका आंसर सी आना चाहिए। तो अब देखो, ऐसा प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है भाई, आराम से दीजिए। जेई मेन में दीजिए, जेई एडवांस में दे दीजिए। मैंने कहा कि जेई एडवांस में इसको हम इजी या मॉडरेट प्रॉब्लम बोलते हैं, इनको डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं बोलते हम जेई के हिसाब से। नो, एडवांस के हिसाब से बिल्कुल नहीं सर, है ना। उसके लिए आपको मेरी बुक के लेवल 2 करना पड़ेगा। लेवल 4 में ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, है ना, एमसीक्यू जो मिलेंगे आपको, वो आपको तैयार करेंगे कि सर एक से ज्यादा आंसर अगर करेक्ट है तो वहां बहुत पेशेंस से काम करना पड़ता है ना। आराम से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। अब और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, चलिए और दिमाग लगाइए सर। इस बार वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 को चेंज कर दिया है। इसका डेंसिटी दे रखा है मेरे बच्चों 1.2085 ग्राम पर ml, और ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है 2.8375। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन पहले से चेंज हो गया, काफी चेंज हो गया। मोलारिटी, वेरी गुड प्रॉब्लम, जे एडवांस में भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से दीजिए एडवांस। डेंसिटी दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है, नहीं वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है। अब मैंने आपसे कहा था उसका ध्यान दीजिएगा, अब नहीं लिखूंगा बार बार। एग्जामिनर ने इसमें कंडीशन नहीं लिखी है कि आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को कहां पर डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर एग्जामिनर मेंशन नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट एसटीपी माना जाएगा। एसटीपी का मतलब होता है 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन। थोड़ा सा आप ट्राई करिए, कैसे करते हैं। मोलारिटी में ध्यान रखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है। ठीक है, तो करो 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 मेरे बच्चे, अब ट्राई करें इस प्रॉब्लम को। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा ना आपको, जेई मैन में दीजिए, एडवांस में दीजिए, एडवांस में भी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। रीजन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर बेस्ड है और डेंसिटी दे रखा है, और डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, बस मैंने बोला ना ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इजी है मॉडरेट मान लीजिए। ठीक है, आराम आराम से कर लीजिए। तो यहां पर करो आराम आराम से। क्या सीखा बेटा इसमें, कि सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर दे रखा है तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप मोलारिटी निकाल लो। ठीक है, तो मोलारिटी कैसे निकलेगी बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 2.8375। कंडीशंस नहीं दे रखी तो क्या सिखाया था आपको, क्या मानना पड़ेगा, एसटीपी। तो डिवाइड बाय क्या करोगे मेरे बच्चों, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन की दे रखी थी तो 11.35 कर दीजिए। आप बोलोगे ओके सर। तो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो 11.35 का हाफ से भी हाफ, आधे से आधा है ये, गौर से देखिए आप। जैसे 22.4 का आधा 11.2, 11.2 का आधा कितना होता है, 5.6, 5.6 का आधा, तो आप बोलोगे सर 2.8। तो उसी से बता रहा हूं आपको कि ये आपका सॉल्व करोगे तो 1/4 मतलब 0.25 आएगा। मतलब इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है मेरे बच्चों को कितनी हो गई, 0.25। आप बोलोगे ओके सर। फिर इसमें हमको क्या करना है, मोलारिटी निकालना है सर। अब देखो, मोलारिटी 0.25, इसका मतलब क्या होता है, 1 लीटर और 1000 ml H2O2 एक्वस जो सॉल्यूशन है कंटेनिंग या कंटेंस, क्या लिखोगे मेरे बच्चों, 0.25
मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? H2O2। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो हमने मोलारिटी की जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी मेरे बच्चों, कौन सी? मोलारिटी की जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग 0.25 मोलारिटी के, तो 1 लीटर और यू कैन से 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 0.25 मोल्स ऑफ H2O2। तो अब H2O2 के मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हो? आप बोलोगे यस सर। तो 0.25 मोल्स को अपन H2O2 को मास में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मोलारिटी के लिए क्या क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर मोलारिटी के लिए अपने को तो मास चाहिए, तो निकाल लो आराम से। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा? 1000 ml इसका वॉल्यूम है, इनटू इसकी डेंसिटी कितनी है? 1.2085। तो ये हो गया सर 1208.5। ये क्या हो गया? ग्राम। ये किसका मास हो गया? सॉल्यूशन का। सॉल्यूट का मास निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन बेटा? H2O2। 0.25 इसका मोलर मास कितना है? 34। 34 क्या है? H2O2 का मोलर मास। तो अब मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना आ गया बेटा? 17 और 17.25 कितना हो गया? 8.5 ग्राम। कैलकुलेशन इजी है। अब कैलकुलेशन इजी है तो आप आराम से क्या निकाल लोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों मोलारिटी के लिए हमको जो सॉल्वेंट है उसका मास निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालोगे बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना लिखोगे बेटा? 8.5। तो ये हो गया 1200 ग्राम। ये लीजिए, या इसको आप केजी भी बोल सकते हैं। क्या बोलोगे? 0 पॉइंट, या इसको ऐसे बोल दीजिए 1.20 केजी। ये लीजिए, इट्स योर चॉइस। अब आपको क्या निकालना है मेरे बच्चों? तो आप बोलोगे सर हमको निकालना था मोलालिटी। बहुत बढ़िया, कलर चेंज कर दूं आराम से दिख जाएगा। तो मोलालिटी निकालने के लिए जो जो चाहिए था वो हमने सबने देख लिया। मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको याद होना चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कहां गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट? ये रहा 0.25। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कितना लिखोगे बेटा? 1.20। वेरी सिंपल। आप बोलोगे यस सर। तो आप अगर अपना आंसर देखेंगे तो 0.25 को 1.2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली 0.25 से कम आएगी। देखिए आप आराम आराम से, तो एक ही आंसर है। तो अनडाउटेबली सॉल्व करके आराम से देख लीजिए 0.208। ये लीजिए, तो आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? बी। तो हमारा इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? बी आएगा। आराम से देख लीजिए। तो है कुछ नहीं, आपने जो मोलालिटी के प्रॉब्लम सीखे थे, आज मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को मोलारिटी से लिंक कर दिया है। तो ये ऐसा पार्ट है जिसको मैं बोलता हूं कि भाई बच्चों को, जैसा मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपसे कहा था कि आपको हमेशा जब कोई लेक्चर खत्म हो जाता है, तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, तो आपको सेम डे, अगर सेम डे नहीं कर पाए तो विद इन 24 आवर उसको कोशिश करें कि विद इन 24 आवर्स वो लेक्चर रिवाइज हो जाए। अगर जितना जल्दी आप रिवाइज करेंगे, यू कांट बिलीव, ये आपको विश्वास हो जाएगा, आपने करा होगा, अच्छे बच्चे हैं, तो आप देखोगे कि 1.5 घंटे का लेक्चर मुश्किल से आपका विद इन 30 मिनट रिवाइज हो जाता है। विद इन 30 मिनट, बस कंसंट्रेशन अच्छी रखते हुए अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका डिपेंड करता है, कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, कोई इजी है, तो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच में आपका आराम से ऑन एवरेज वो आधे घंटे में रिवीजन हो जाता है ना। तो वो आपके लिए बहुत काम आता है। क्यों? रिवीजन से चीजें आपके माइंड में धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाती हैं, और आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें भूलना शुरू कर देंगे। तो भाई साहब, जब आप आगे बढ़ेंगे, मिड सेशन या एंड सेशन जाएगा, तो वहां तो बहुत सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी होती हैं। तो जितना अच्छा रिवीजन होगा वो आपकी परमानेंट मेमोरी की तरफ जाएगा, और जितना आप रिवीजन कम करेंगे वो टेम्परेरी मेमोरी की तरह काम करेगा। बहुत जल्दी वो वोलेटाइल फॉर्म में, ऐसे बोलिए कि आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है फ्यूचर में। तो इसलिए टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। फिर भी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या शादी फंक्शन हो, या आपको कुछ
जैसा भी इधर उधर कुछ ज्यादा काम पड़ गया कुछ भी, तो मैंने जैसा कहा हमेशा वीकेंड पर अपना रिवीजन करके जो भी बैकलॉग है, जो पेंडिंग वर्क होमवर्क रह गया, जो पेंडिंग कोई रिवीजन रह गया, मान लो रह गया तो गलती से, वो आपका संडे बेस्ट टाइम होता है। बहुत से लोगों के लिए संडे रेस्ट डे होता है, हमारे लिए संडे बेस्ट डे होना चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए। जैसे एज ए आई एम इंटरनेशनल प्लेयर, मैंने क्लास में बताया हुआ है, तो संडे को हम सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि उस दिन क्लास नहीं होती है हमारी। तो हम मतलब इन जनरल बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, और वो डिपेंड करता है क्या करना है, क्या प्रैक्टिस चल रही है। सुबह 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे उठते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी उठकर हम फिर दौड़ते हैं, साइकिलिंग, जो भी हमारा प्रोसेस होता है, जो भी हमें उस दिन के हिसाब से करना होता है ट्रेनिंग, वो करते हैं। तो हमारे लिए संडे जो होता है वो बेस्ट डे होता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी संडे बेस्ट डे होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारी पढ़ाना टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन टॉप प्रायोरिटी के अलावा हेल्थ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप 25-30 ईयर की एज को स्पेशली क्रॉस करते हैं। तो मैंने तो क्लास में बताया कि मैं तो सर 40 क्रॉस कर चुका हूँ, इनफैक्ट माई एज इज नियरली 50। तो हमें फिटनेस के लिए काम करना होता है, और करना भी चाहिए, सब व्यक्तियों को करना चाहिए। आप अभी क्योंकि छोटे हैं, आपका जो एक तरीके से प्राइम ऑब्जेक्ट है, आपका जो प्राइम कंसर्न है, वो अभी टूवर्ड स्टडी होना चाहिए। तो आप अभी स्टडी पे कंसंट्रेट करो, और जैसे ये 2 साल निकल जाएं और आप जेई में सेलेक्ट हो जाएं, तो आईआईटी में जाने के बाद आप आराम से सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा हो वो करें, कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, या कोई और एकेडमिक वर्क हो, या प्लेसमेंट सेल में अटैच हो जाएं, जुड़ जाएं उसके साथ में। तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपनी पर्सनैलिटी को मल्टी डायमेंशन में डेवलप करना चाहिए। हाँ, इस समय जैसे एक बच्चे ने लिखा था क्लास में कि सर मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैंने मना किया। 10 किलोमीटर दौड़ना गलत है, क्योंकि 10 किलोमीटर दौड़ने में लगभग 1 घंटा चला जाएगा। फिर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, पहले स्ट्रेचिंग करोगे, बाद में करोगे, तो रोज का 1.5 घंटा हम स्पोर्ट्स में नहीं दे सकते हैं। इतना समय नहीं है मेरे बच्चों, अगर मैं सच बोलूं तो, है ना भाई, बेवकूफ नहीं बनाता हूं मैं, बहुत कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं। तो आपका जो ड्यूरेशन है वो हमेशा 1 घंटे से कम, लगभग 30 मिनट से 40 मिनट। कोई बच्चा खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, पापा मम्मी से बातें कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है, या आमने सामने, आप तो ऑनलाइन है, तो पापा मम्मी से बात कीजिए आराम से, हेल्दी डिस्कशन करिए किसी पॉइंट पर, है ना, या योगा करिए, या स्ट्रेचिंग करिए, वट एवर, मेडिटेशन, वट एवर यू लाइक, वो 30-40 मिनट का टाइम होना चाहिए, है ना। वो उतना इनफ मानता हूं मैं 11th क्लास या 12th क्लास के अंदर, है ना। ओके, आगे बढ़े। एक और प्रॉब्लम है, 500 फ्रेश ml H2O का सोल्यूशन है। अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। इस तरह का क्वेश्चन अगर जेई मेन में एडवांस में आता है तो आपको अच्छा लगेगा। क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, पढ़ो। 500 ml का फ्रेश सोल्यूशन है, वो इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, लिबरेट करेगा, कि जिससे सफिशिएंट कंबस्टन होगा 4 ग्राम मीथेन का। कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O सोल्यूशन एट एसटीपी, ये निकालना है मेरे बच्चों। मतलब तुम्हारे H2O2 का जो तुमने सोल्यूशन कंसीडर किया है, उससे जो O2 इवॉल्व होगी डिकम्पोजिशन से, वो O2 मीथेन गैस से रिएक्ट करेगी और उसके 4 ग्राम को कंप्लीटली CO2 में कन्वर्ट कर देगी। तो इसके लिए आपको क्या है, पहले ये कैलकुलेट करना चाहिए कि मीथेन गैस के कंबस्शन में O2 अपनी कितनी कंज्यूम हो गई। उससे आपका रास्ता खुलेगा। आप बोलोगे ठीक है सर, ट्राई कर सकते हैं, रिएक्शन आनी चाहिए कि मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन लिखो पेपर पे, बनाओ CO2 और वाटर, और ट्राई करें आप, है ना, करते रहें, मैं यही हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जेई मेन या एडवांस के अंदर, वो आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। करो मेरे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान के चलो जेई मेन में क्वेश्चन आ गया, हमको इसका आंसर करना है मेरे बच्चों, तो करो भाई आंसर। इसका क्या आंसर आएगा, करते रहें, जितना अपने से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मीथेन, सब बच्चों ने लिख लिया होगा रिएक्शन। मीथेन गैस मेरे बच्चों रिएक्ट करेगी किससे, ऑक्सीजन से। ओके, रिएक्शन कर दो मेरे बच्चों, क्या बन जाएगा, CO2 और वाटर बना दीजिए।
एसटीपी टेम्परेचर कम होता है, इसलिए आप आराम से H2 को G ना बनाएं, तो यहां लिखो 2H2L O2, 2 और 2 4, तो इसका मतलब यहां पर आप 2O2 लिखेंगे। 2 मोल O2 मतलब 4 मोल O हो गया बेटा, 2 मोल O, 2 मोल O, 4 मोल H, 4 मोल H, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन, इसको बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। दोनों तरफ हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं। अब मेरे बच्चों, आपने बोला था मीथेन के मोल्स, तो मीथेन के मोल्स निकाल लो सर। तो मीथेन के मोल्स सब बच्चों को समझ में आता है कि सर ये तो इजी मामला है। 4 डिवाइड बाय 16, तो ये आ गया 0.25 मोल। तो 0.25 मीथेन गैस से रिएक्ट करने के लिए कंप्लीटली आपको कितना O2 चाहिए? सामने देखो बेटा, आप बोलोगे सर डबल चाहिए, तो 2 × 0.25 मीन्स 0.5 मोल O2 इज रिक्वायर्ड। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमें इसमें 0.5 मोल O2 रिक्वायर्ड होगा। अब इन्होंने क्या कहा है, तुम्हारा ये जो H2O2 का फ्रेश सॉल्यूशन था, आपको उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी थी। उसके डिकम्पोजिशन से जो ऑक्सीजन निकली थी वो कितनी निकली या कितनी होनी चाहिए, जो 4 ग्राम मीथेन का कंप्लीट कंबस्शन कर दे। तो हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मीथेन गैस के कितने मोल्स हैं, 0.25, कितने मोल O2 चाहिए, 0.5, 0.5 मोल O2, इसका मतलब किसके डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हुआ होगा या होना चाहिए, उसका नाम है H2O2 सॉल्यूशन। तो H2O2 एक्वस कन्वर्टिंग इनटू H2L प्लस हाफ O2। ये लो मेरे बच्चों, अब क्या करोगे? आप बोलोगे सर अगर ये 0.5 मोल हैं तो अनडाउटेबली आपके इसके 1 मोल डिकम्पोज होंगे, 1 मोल डिकम्पोज। ठीक, तो इससे क्या निकाल लोगे मेरे बच्चों, मोलारिटी। मोलारिटी H2O2 सॉल्यूशन कैसे निकलती है मेरे बच्चों, मोल्स ऑफ H2O2 सॉल्यूट जो है उसके डिकम्पोज हुए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लो मेरे बच्चों, तो आप सामने देखो, जितने मोल्स H2O2 के डिकम्पोज हुए होंगे, तो आपने क्या कैलकुलेशन किया, मीथेन से O2 के मोल्स पे गए और O2 के मोल्स से H2O2 के मोल्स पे गए। क्यों? एस पर स्टोइकियोमेट्री, जितने मोल्स O2 के प्रोड्यूस होंगे सर उससे डबल मोल H2O2 के डिकम्पोज हुए होंगे। लिख दिया भाई साहब 1, तो 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम देखो मेरे बच्चों कितना है, 500 ml। 500 ml को लीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया बेटा, 0.5। आप बोलोगे यस सर, तो ये मेरे पास कितना हो गया, इसकी मोलारिटी हो गई 2m। कितनी हो गई, 2m। अब क्या निकालना है मेरे बच्चों, आपको निकालना है सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो लिखो आराम से, मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन डिवाइड बाय 11.35। तो आपका आंसर ही आ गया मेरे बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मोलारिटी कितना आया, 2m। 2 को डिवाइड करो 11.35, तो ये आएगा बेटा 22.7। कहाँ आंसर दिख रहा है, जे बात। तो ये जो हमने अभी लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 2 प्रॉब्लम, ये हमारे को अच्छे लग सकते हैं, लगने भी चाहिए, लेकिन हाँ जेई के हिसाब से पहले के शुरू के 2 प्रॉब्लम इजी थे, फंडामेंटल थे, उनसे बेटर माने जाएंगे, क्योंकि इनमें मोलारिटी भी यूज किया आपने पिछले क्वेश्चन में, और इसमें आपने एक रिएक्शन की हेल्प ली एडिशनली, इसको बोलते हैं कंबस्शन। कोई भी हाइड्रोकार्बन देयर डेरिवेटिव व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, तो CO2 बनता है मेरे बच्चों, और जो भी हीट इवॉल्व होती है राइट, उसकी वजह से रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हालांकि इस रिएक्शन इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पर नॉलेज के लिए बताता हूं कि कंबस्शन का मतलब होता है कि जो फ्यूल है उसको जब बर्न करते हैं तो जो भी CO2 या जो भी वाटर या और प्रोडक्ट बनेंगे वट उनसे हीट रिलीज होती है। तो कंबस्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऐसा बोला जाता है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। ये कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, है ना। तो कंबस्शन का मतलब होता है सर एयर के अंदर आप हाइड्रोकार्बन या कार्बन
और या उनके देयर डेरिवेटिव्स जो भी होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनको आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं। एयर में O2 होती है, तो एयर में रिएक्ट कराने का मतलब है एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन उस कार्बन से या हाइड्रोकार्बन देयर डेरिवेटिव से रिएक्ट करती है ना। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, कई बार हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके मोलर मास वगैरह को निकालना होता है मेरे बच्चों, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आपको बता रहा हूं मैं, पे आपको देखिए एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ, अगर हम बात करते हैं कि सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ते हो लाइक बेंजोइक एसिड वगैरह है ना, या इनके ऊपर ऑर्थो मेटा पैरा पे आप OH वगैरह ग्रुप लगा देते हैं, तो हम यहाँ जो बात, या COOH ग्रुप और लगा सकते हैं आप, तो एक सिल्वर सॉल्ट मेथड है। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक बेसिक बात बता दूं, क्या कि आपने कभी ना कभी ये सुना होगा, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं हम आरएनएस, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, है ना। ये आयन इक्विलिब्रियम में भी जाके सीखते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनने को मिलता है। तो अभी थोड़ा सा 2 लाइन इसका सुन लीजिए आराम से। आर्नियस सर ने सबसे पहले साइंटिफिक डेफिनेशन दी थी एसिड और बेस की, है ना। सर ने वाटर को यूज किया था एज ए सॉल्वेंट, वाटर इज यूज्ड, या वाटर यूज्ड एज सॉल्वेंट, है ना। सर ने उस जमाने में वाटर यूज्ड एज सॉल्वेंट, सर ने वाटर को ही सॉल्वेंट लिया था। उन्होंने बोला पानी में ही मैं सब्सटेंस को रखकर डिसॉल्व करके बात करूंगा। तो इनके अकॉर्डिंग एसिड्स कौन है बेटा, एसिड्स जो क्या करेंगे, OH माइनस प्रोड्यूस, H प्लस प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर लिख दो फर्निश, फर्निश या प्रोड्यूस, फर्निश H प्लस आयन इन वाटर। जो पानी के अंदर मेरे बच्चों H प्लस आयन दे देंगे वो सब एसिड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने नाम सुना होगा सर, HBr, HI, HCl, HNO3, इस तरीके से, है ना। तो ये जो भी सब्सटेंस है जिनको आप एसिड बोल रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था, है ना, जो अपने रेस्पेक्टिव आयन से ब्रेक हो जाता है। हाल फिलहाल मैं आपको वीक एसिड क्या वो पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, पर स्ट्रॉन्ग वीक से मतलब नहीं, मेरी न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जो अभी आने वाले में जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, मुझे उसका मोलर मास निकालना आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो एसिड्स का मतलब, जैसे मान लो आपके पास HNO3 का सोल्यूशन है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताया था आपको कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं। तो इसकी अगर कोई कंसंट्रेशन दे रखी है तो ये HNO3 अपने रेस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड क्यों है, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस दे रहा है मेरे बच्चों, इसको भी C और इसको भी C देगा। तो ऐसे एसिड जो 1 मोल एसिड 1 मोल H प्लस देता है बेटा, इनको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब ये एक ही H प्लस दे सकते हैं बस। तो यहां लिखो आराम से मोनो, इसको मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। मतलब ऐसा एसिड जो बेस से रिएक्ट करेगा तो 1H प्लस देगा। 1 का मतलब है 1 मोल एसिड विल फर्निश ओनली 1 मोल H प्लस आयन, ठीक है ना। और इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मोनोप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मोनोप्रोटिक एसिड, है ना। दोनों में से जो वर्ड आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, मोनो बेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड, है ना। तो एसिड्स वो है मेरे बच्चों जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस देते हैं बस, है ना। अगर कोई वीक एसिड होता है तो पार्शियली आयनाइज होता है वाटर में, वो सब सिखाऊंगा आने वाले समय में, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी जो काम का है इस चैप्टर के हिसाब से बेसिक पार्ट वो उतना बता रहा हूं मैं भी, आराम आराम से लिख लीजिए ना, फालतू चीजों में परेशान ना हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत पढ़ेंगे हम लोग, आयनिक में बहुत पढ़ते हैं इन चीजों को, है। इसी साल आएंगे, इसी साल आएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो लिख लें आराम से। अब हम बात करेंगे बेस की। तो सर ने जो फर्स्ट डेफिनेशन एसिड की प्रोवाइड करी वो ये थी कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद जो सब्सटेंस H प्लस दे देंगे वो क्या कहलाएंगे, एसिड। और जो बेस हैं ये फर्निश करेंगे, फर्निश OH नेगेटिव आयन इन वाटर। ये वाटर के अंदर मेरे बच्चों OH माइनस देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बात करते हैं NaOH है, इसको पानी में डिसॉल्व किया, KOH को पानी में डिसॉल्व किया,
लाइक दिस, है ना। तो NaOH KOH को आप पानी में अगर डिजोल्व करेंगे तो बेस का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो KOH होगा मेरे बच्चों, ये आपको वाटर में डिजोल्व जो होता है एक्चुअल में ये पानी के अंदर K प्लस और OH माइनस में होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था कब? जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इसी चैप्टर में, है ना। तो ये जो बेसिस हैं ये पानी में डिजोल्व होने के बाद क्या देंगे मेरे बच्चों? OH माइनस। एसिड क्या देंगे? H प्लस आयन। तो सर के हिसाब से ये हमारे एसिड बेस की फर्स्ट साइंटिफिक डेफिनेशन थी। सर को प्राइज मिला था इसी बात के लिए, RNS सर। तो लिख लें सर इसको, है ना। अब इससे केवल हमें ये मालूम चला कि भाई एसिड का मतलब है जो पानी में H प्लस देगा, दैट्स ऑल। बाकी डिटेल में भी जानने की कोई जरूरत नहीं हमें। अब हम किसी ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम में नहीं, सॉरी, अगर आप साइंटिस्ट या केमिस्ट हैं तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास कैसे निकालते हैं, मतलब आपको उस एसिड का एक्सपेरिमेंट करके मोलर मास निकालना है। तो उसके लिए एक सेट पैटर्न है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स का। ऑर्गेनिक एसिड समझते हैं जिसमें आपका कार्बन या हाइड्रोकार्बन जरूर होंगे, है ना। तो ये जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये लिख लें आराम से कि सर एक्सपेरिमेंटल हम मालूम करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस में जैसे हमारा एसिड्स के लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए एक फेमस मेथड है, वो है सिल्वर सॉल्ट मेथड। तो उसके बारे में बता रहा हूं। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है चीजें, लेकिन क्यों बताते हैं कि अगर एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो जो आपने मोल पढ़ा हुआ है या POC पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करके बड़ा इत्मीनान से, बहुत प्यार से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो मैं उस पर बात करता हूं। ये हेडिंग लिख लें आप, तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब लेबोरेटरी में आप सब्सटेंसेस के मोलर मास को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं या करेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब देखिए सर, एक सेकेंड, हाँ, सिल्वर सॉल्ट मेथड, है ना। आराम आराम से देखिए, सिल्वर सॉल्ट मेथड क्या लिखा है मेरे बच्चों। इस मेथड को हम यूज करते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके मोलर मास को निकालें। फिक्स मेथड है, फेमस मेथड, यूज टू फाइंड मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब जो आपने ऑर्गेनिक एसिड पढ़ते हो, जैसे हाइड्रोकार्बन देयर डेरिवेटिव्स, जैसे आप हम बात करते हैं, तो ऐसी इसमें हाइड्रोकार्बन का होना जरूरी है, जिसको आप बोल रहे हैं ऑर्गेनिक है। कार्बन के बिना क्या है, लाइफ है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम कार्बन ज्यादा बातें करते हैं, आप बोलोगे हाँ सर। तो ये बेंजिक एसिड है। अब इसका हमको मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल मोलर मास करना है, निकालना है। आपको शक्ल देख के तो आता है कि भाई सर कार्बन के इतने मोल्स हैं, इसमें हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन कितने, लेकिन लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके आप इसका मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो वो बताता हूं मैं। आप हेडिंग डाल लें और आराम से इसकी 2 लाइन लिख लें। लिख लिया बेटा, आगे चलते हैं। आराम से देखिए इस मेथड को, मैं पानी पी लेता हूं भाई। आराम से देखिए क्या लिखा है बेटा, मोनोप्रोटिक एसिड है। आप बोलोगे ठीक है सर। इस मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, ये आपको एक ही H प्लस देगा, RCOOH। ये कोई आपका ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे R का मतलब, अब वो ग्रुप हो गया पूरा, C6H5। आराम से देखो, जैसे मान लो आपने लिखा बेंजिक एसिड C6H5COOH। अब इसको शॉर्टकट में अगर आप मान लो मेरे बच्चों RCOOH लिखोगे तो कॉमन सेंस है यहां पर हेयर। R किसको रिप्रेजेंट करेगा, C6H5 को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी बच्चे ने अगर इसको सिंपल सिंपल HA लिख दिया तो कॉमन सेंस फिर ये जो आपका C6H5COO होगा वो आपका A को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे हम प्लस माइनस की फॉर्म में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं C6H5COO माइनस। ठीक है ना। तो ये जो HA है, अगर आप मोलर मास निकाल रहे हैं
तो आपका C6H5 जो है वो R को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख दिया मेरे बच्चों, और किसी बच्चे ने कहा ये दिल मांगे सुपर मोर, उसने इसको और छोटा लिखा HA, तो फिर भाई साहब C6H5COO ये सारा का सारा किस में जाएगा, A को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट्स योर चॉइस कि आप उसको कैसे लिखना पसंद करते हैं। अब इसका फिक्स पैटर्न है कि सिल्वर सॉल्ट मेथड में सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को उस एसिड से रिएक्ट करवाया जाएगा। आप बोलोगे अच्छा हाँ फिक्स मेथड है, अपने को कुछ नहीं करना है। अब उससे क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनिक एसिड था उसका सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा, मतलब उसमें सिल्वर अटैच हो जाएगा और साथ में जो बनना है बन जाएगा। अब ये जो सिल्वर सॉल्ट बनेगा किससे बना बेटा, HNO3 को, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करा, किससे करा बेटा, आपके ऑर्गेनिक एसिड से, क्या बना, उसका सॉल्ट बनेगा। अब इस ऑर्गेनिक एसिड के सॉल्ट को आप हीटिंग करते हैं, हीटिंग करने के बाद इसमें फाइनली आप इसकी स्ट्रॉन्ग डिकम्पोजिशन करते हैं और उसको यील्ड में कन्वर्ट करते हैं, या उसको एक ऐसे रेजिड्यू में कन्वर्ट करेंगे जिसमें केवल और केवल सिल्वर होता है, बाकी सब्सटेंसेस उनकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिकम्पोज होकर वो जिसमें भी CO2 में या और किसी हाइड्रोकार्बन किसी में कन्वर्ट होना हो सकते हैं, ठीक है ना। हमें इंटरेस्ट है केवल हमारे रेजिड्यू में, जो बॉटम में सॉलिड बचेगा वो सिल्वर का होगा, ठीक है। तो आराम से आइए, ये आपका RCOOH ग्रुप, ठीक है, ओके। R का मतलब हो सकता है कि वो C6H5 हो या कोई और एसिड हो, है ना। तो ये रिएक्ट कर रहा है किससे, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से बेटा। ये क्या बना दिया आपने, उसका सॉल्ट बना दिया सर, बहुत बढ़िया। और साथ में ये क्या बन गया बेटा, H और ये NO3, HNO3 बन गया, बहुत बढ़िया। अब इस सॉल्ट को आप स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे और उस हाइड्रोकार्बन वगैरह पोर्शन को सबको हटा देंगे आप, और लास्ट में क्या बचेगा आपका सिल्वर का रेजिड्यू। देखो लिखा हुआ रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या होते हैं मैंने बताया था, हम जब भी कोई रिएक्शंस करवाते हैं तो रिएक्शन के एंड में जो सॉलिड बॉटम में बैठा हुआ रह जाएगा, बचेगा रिएक्शन के एंड में, गैसेस वगैरह सब निकल के भाग जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रेजिड्यू। अब मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन दोनों का वेट को मेजर करते हैं हम, कौन सा, जो आपके पास सॉल्ट बना उसका सपोज करिए वेट x ग्राम है, क्या है बेटा, x ग्राम है। इस x ग्राम सिल्वर सॉल्ट की, या जो ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्ट है उसकी आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, तो उसका आपको रेजिड्यू का वेट सपोज करिए y ग्राम मिल गया, क्या मिल गया, y ग्राम। तो हम इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो होता है POC। किस पे लगाते हैं POC, सिल्वर पे लगाते हैं। क्या बोलते हैं POC में, बताया था मैंने आपको, मोल्स ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन सॉल्ट, जो RCOOG आपने लिखा है, मोल्स ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन सॉल्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन रेजिड्यू। सिल्वर कहीं लॉस तो होता नहीं है, सिल्वर सॉलिड की फॉर्म में बॉटम में बैठ जाता है, ऐसे बोली रेजिड्यू की फॉर्म में बॉटम में प्रेजेंट रहता है। तो हम यहां पर POC अप्लाई करेंगे किस पे, सिल्वर पे। क्या सिखाया था मैंने कि मोल्स ऑफ सिल्वर, अगर आपको याद रहा हो, किस में बेटा, इन कौन, RCOOG में, किसके बराबर लिखोगे, मोल्स ऑफ AG इन रेजिड्यू। ये लो मेरे बच्चों, ये रेजिड्यू। तो y ग्राम आपको रेजिड्यू का मास मिला था, ठीक है। तो y डिवाइड बाय 108, 108 क्या बेटा, सिल्वर का मोलर मास। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो y डिवाइड बाय 108 ये आपके सिल्वर के मोल्स निकल गए। फिर x डिवाइड बाय क्या करोगे, मोलर मास ऑफ दिस सॉल्ट, RCOOG लिखो, RCOOG इंटू 1 क्यों नहीं कर रहे हैं, 1 तो करोगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। तो आपने मेरे बच्चों क्या किया, x डिवाइड बाय, यहां भी देख लें चाहे तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ, फिर इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, x डिवाइड बाय दिस, क्या निकल गया ये, मोल्स ऑफ सॉल्ट, 1 मोल दिस सॉल्ट कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सिल्वर, तो मैंने इंटू 1 किया। रेजिड्यू तो है ही सिल्वर का, तो जितने भी सिल्वर का मास आया उसको मोलर मास से डिवाइड, MAG का मतलब मोलर मास ऑफ सिल्वर, RCOOG का मतलब मोलर मास ऑफ दिस सॉल्ट, इसको लिख दिया, ये आ गया मेरे बच्चों। तो अब आपको क्या होगा कि आपको एग्जाम में ये गिवन होंगे, कौन कौन, ये देखो आराम से लिखा हुआ है गिवन, आराम से, नो चीटिंग। तो आप साइंटिस्ट हैं सर, एज्यूम कर लिए 1 मिनट के, अच्छा लगेगा। तो आपने सॉल्ट का पहले वेट मेजर किया एक्सपेरिमेंट करने से पहले, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, फिर क्या बना लिया, सिल्वर।
दोनों के वेट मेजर कर लिए। आप बोलोगे ठीक है सर, अब हम क्या निकालेंगे? मोलर मास किसका? एसिड का। तुम्हें क्या मिला है? देखो गौर से देखो, ये तुमको मालूम मेरे बच्चों, ये तुमको मालूम 108 सिल्वर का मोलर मास है। यहां से एक्सपेरिमेंट करने से आपको मोलर मास किसका मिल गया? उस सॉल्ट का मिल गया। मुझे मोलर मास किसका निकालना है? एसिड का। लगाओ अकल, भगवान ने बहुत दी है कि अगर सॉल्ट का मोलर मास मालूम चल गया, ठीक है, और आपको मोलर मास निकालना है किसका? एसिड का, तो कॉमन सेंस लगाओ कि मैं इस सॉल्ट में से अगर सिल्वर का मास निकाल दूं तो क्या किसका मास बचेगा? RCOO का निकलेगा। एसिड में क्या होता है? RCOOH। तो इसमें से ये जो मोलर मास सॉल्ट का है, आराम सुने, उसमें से सिल्वर का मास माइनस कर दो और उसमें H का, H कौन? हाइड्रोजन का मास जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड आ जाएगा। तो इसको आराम से पहले लिख लें, फिर दोबारा आराम से बताऊंगा। पहले लिख लें इसको, या फिर हम अगली स्लाइड पर इसका मोलर मास ऑफ RCOOH, ये जो मोनोप्रोटिक एसिड है उसको हम निकाल सकते हैं। ये कहां से मिट गया यार? दोबारा लिखूं? लिख लीजिए भाई साहब। तो ये हमने पीयूसी अप्लाई किया था मेरे बच्चों सिल्वर पर, कि सर सिल्वर इसमें क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। बिल्कुल, आपको वहीं उन्हीं पर पीओसी लगाना पड़ता है, केवल जो जिन जिन एलिमेंट्स को लेकर एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है तो अंडरस्टूड है कि वही कंजर्व रहे होंगे, है ना? कॉमन सेंस। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों, लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा हो। ट्रायंगल का मतलब पहले भी सिखा रखा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। हीटिंग कर रहे हैं आप मेरे बच्चों, तो इस हीटिंग प्रोसेस में आपके पास केवल रेजिड्यू सिल्वर बचता है, बाकी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा एज पर रिएक्शन, चाहे वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो जनरली हाइड्रोकार्बन्स आपके निकल जाते हैं। आगे बढ़े मेरे बच्चों, लिख लिया होगा। अब आओ कि आपको मोलर मास निकल गया RCOOAG, इससे हम क्या निकाल लेंगे? मोलर मास ऑफ RCOOH। वेरी सिंपल। आइए बंधुओं, तो देखो आप आराम आराम से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मोलर मास ऑफ एसिड मुझे निकालना है RCOOH। आपने एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाला मेरे बच्चों? मोलर मास ऑफ RCOOAG। सॉल्ट का मोलर मास तो आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, एक्स और वाई की हेल्प से। एक्स वाई एग्जाम में दिए जाएंगे। आप बोलोगे ओके सर। अब इसमें से कॉमन सेंस, सिल्वर का मास माइनस कर दो। सिल्वर का मास माइनस कर दिया आपने, ठीक है सर। तो अब आप बचपन से इंटेलिजेंट हैं, तो RCOOH निकालना है। RCOOAG में से सिल्वर का माइनस कर दिया, H ऐड कर दीजिए, मोलर मास ऑफ H। तो आपको समझ में आएगा सर, मैंने सिल्वर सॉल्ट में से सिल्वर का वेट पहले माइनस कर दिया, तो ये आ गया मोलर मास ऑफ RCOO। अब इसमें एक 1 मोल H का मास जोड़ दो, ये बन गया मोलर मास ऑफ RCOOH। तो इस तरीके से आप उस एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में ध्यान रखें, वो मोलर मास ऑफ एसिड पूछ रहा होगा और आपने ये निकाला है, तो इससे ये आंसर निकालने के लिए आपको सिल्वर का माइनस करके H का मास जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ दिस एसिड कंटेन्स 1 मोल ऑफ सिल्वर एंड रेस्ट मोल ऑफ क्या बोले? H। तो आपको 1 मोल ऐसे, सॉरी ऐसे बोलना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उस एसिड को आपने पहले सॉल्ट में कन्वर्ट किया, उस सॉल्ट का हमने मोलर मास निकाल लिया, इसमें से सिल्वर का माइनस करके H का मास जोड़ दिया मोलर मास, तो उससे हमारे पास उस एसिड का मोलर मास आ गया। और अगर मान लो किसी बच्चे ने इसको RCOOH भी लिखना नहीं चाहता है, वो ये भी नहीं चाहता है, तो आप सिंपल सिंपल फिर HA लिख लो। HA प्लस AgNO3 कन्वर्टिंग इनटू AgA प्लस क्या लिख दोगे? HNO3। नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस सॉल्ट AgA इनटू Ag। तो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, बस अब क्या हो रहा है कि आपने उसको और छोटा लिख दिया। तो यार तुम ऐसा करोगे तो मोलर मास किसका निकलेगा? AgA का निकलेगा। AgA क्या है? सॉल्ट है। अब इसमें से क्या करोगे? कॉमन सेंस, इस सॉल्ट में से सिल्वर का वेट माइनस कर दो और मोलर मास H जोड़ दो, तो वही चीज है एक्चुअल में, आपने उसको और छोटा करके लिखा है। तो देखो, मोलर मास ऑफ एसिड HA, मोलर मास ऑफ AgA, सिल्वर माइनस कर दिया बेटा, तो आपके पास कौन बचा है? A।
इसमें मोलर मास ऐड कर दीजिए, किसका, H का, ये लीजिए। तो ये इसलिए बता रहा हूं अलग तरीके से कि एग्जाम में भाई कुछ अलग तरीके से भी आए तो घबराना नहीं है, बड़े आराम से इत्मीनान से बेसिक्स को यूज करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, देख लीजिए आराम से। तो ये उसका रिपीटेशन है, लिख लें आराम से। तो हम जो सुन रहे थे ये उसी का जस्ट रिपीटेशन है। फर्क इतना है कि आपने जो बेंजोइक एसिड था, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको आपकी चॉइस है, आप एक्सपेरिमेंट करते समय या इसके ये लिखते समय आप इसको, कुछ ऑथर ऐसा लिखेगा, कोई ऐसा लिखेगा, अब ये उसकी चॉइस है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, है ना। ये भी सेम वही बात है जो पिछली स्लाइड पे आपने देखा था, बस मैंने इसमें RCOO की जगह पर और शॉर्टकट में ए लिख दिया है, तो HA हो गया बस ये। मतलब बेंजोइक एसिड को अगर आप HA बोलोगे तो ए मेरे बच्चों बेंजोइट आयन को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा C6H5COO को, अगर हम एटॉमिक फॉर्म में बात करें, है ना। तो ये हमारे मोनोप्रोटिक जो एसिड है, उस मोनोप्रोटिक एसिड के लिए हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और देखो, मान लीजिए अब यही एसिड डाइप्रोटिक होता मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यही एसिड क्या होता, डाइप्रोटिक एसिड। आपको शीट में इस पर बेस इलस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। डाइप्रोटिक का मतलब बेटा 1 मोल दिस एसिड विल फर्निश और रिलीज 2 मोल्स ऑफ H+। मोनोप्रोटिक जो 1 मोल एसिड 1 मोल H+ देगा, डाइप्रोटिक जो आपका 1 मोल एसिड 2 मोल H+ देगा, ट्राइप्रोटिक 1 मोल एसिड 3 मोल ऑफ H+ देगा। तो इजी लैंग्वेज में मोनो डाई ट्राइप्रोटिक जो एसिड होते हैं उसका मतलब ये होता है। तो डाइप्रोटिक एसिड है बेटा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, दिमाग अपने को भगवान ने दिया ही है, इंटेलिजेंट बचपन से अपन है, तो आराम आराम सुनिएगा, पहले देख लें आराम से फिर लिख लीजिएगा। 1 मोल H2A आपने उसका सोल्यूशन बनाया, तो इस बार ही डाइप्रोटिक एसिड है बेटा, तो आपका सिल्वर नाइट्रेट डबल कंज्यूम होगा, तो लिखो H2A प्लस 2AgNO3 कन्वर्टिंग इनटू क्या लिखोगे बेटा, Ag2A प्लस 2HNO3। अब ये क्या है बेटा, सॉल्ट, किसका सॉल्ट है बेटा, डाइप्रोटिक एसिड का। तो इस डाइप्रोटिक एसिड के सॉल्ट की मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग करूंगा मेरे बच्चों, वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, बस एसिड डाइप्रोटिक हो गया, इसलिए डबल आपका सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम होना चाहिए। अब इसका वेट वही पहले की तरह X ग्राम मान लो और इसका वेट Y ग्राम मान लो, तो आप POC फिर लगाओगे सिल्वर पे, तो इस बार क्या करोगे, वापस वही बोलो, मोल्स ऑफ Ag इन Ag2A बिफोर हीटिंग इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag इन रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग। तो मोल्स देखिए POC सिल्वर पे लगा रहा हूं, तो ये क्या है बेटा, ये किसके मोल से, आराम से देखो, मोल्स ऑफ Ag इन Ag2A। तो कैसे निकालोगे, पहले ये X डिवाइड बाय, ये तो हो गए मोल्स ऑफ Ag2A, बट 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेन 2 मोल ऑफ सिल्वर, तो इनटू क्या किया 2। मैं लिख दूं आपके लिए, अगर आपको दिक्कत आए तो ऐसे लिखो, मोल्स ऑफ Ag इन Ag2A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag इन रेजिड्यू। तो रेजिड तो है ही सिल्वर का बेटा, तो y डिवाइड 108 इंटू 1 करोगे, लेकिन यहां ध्यान रखना है आपको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, बिकॉज 1 मोल Ag2A कंटेन्स 2 मोल ऑफ सिल्वर। तो POC पहले ही बताया था मैंने, तो यहां ध्यान रखें। और अगर ट्राइप्रोटिक एसिड होगा तो यहां पर फिर ये Ag3A होगा, तो फिर ये मेरे को इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना। तो ये मोलर मास ऑफ H2A। अब तुमने क्या निकाला बेटा एक्सपेरिमेंट करके, यहां से तुमने निकाला मोलर मास ऑफ Ag2A। मुझे चाहिए सर मोलर मास ऑफ दिस डाइप्रोटिक एसिड। तो खुद कॉमन सेंस लगाइए कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए, सोचो सोचो सोचो। और आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिख जाएगा, पर आप आराम से खुद अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करें, तो आपको लगेगा कि सर Ag2A है, 2 मोल सिल्वर हटाओ, 2 मोल सिल्वर हटाते हुए क्या बचेगा आपके पास, A बचेगा। अब उसमें H2 पे जाना है, तो A से H2 बनाने का मतलब है मुझे उसमें हाइड्रोजन का जो मोलर मास है उसमें 2 मोल अटैच कर दो, 2 इंटू मोलर मास ऑफ H कर दीजिएगा। देखो मेरे बच्चों, मोलर मास ऑफ H2A
इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे बेटा, मोलर मास ऑफ Ag2A माइनस 2 इंटू मोलर मास ऑफ Ag। क्यों किया बेटा, रीजन है मुझे Ag2A में से जब आप 2 मोल्स Ag माइनस कर देंगे तो केवल A बचेगा, और A से H2A में जाने के लिए मुझे यहां पर 2H जोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसिक बात है। तो मोलर मास ऑफ Ag2A माइनस 2 इंटू मोलर मास ऑफ सिल्वर, सारा सिल्वर का मास निकाल दिया आप। साथ में अब डबल H प्लस इसमें अटैच कर दीजिए। तो आप बोलोगे कर देता हूं सर, तो डबल H प्लस अटैच कर दी तो उससे क्या हो जाएगा, आप मोलर मास ऑफ H2A पर पहुंच जाएंगे। तो इसको आराम आराम से लिख लें। तो डाइप्रोटिक एसिड है। अब डाइप्रोटिक एसिड में ध्यान क्या देना होता है कि सर एक तो डबल यूज होगा, इसमें हमारे लिए कोई खास बात नहीं क्योंकि मेरे पास सॉल्ट बनेगा, लेकिन ये सॉल्ट बनेगा मुझे पीओसी अप्लाई करते समय ध्यान रखना पड़ेगा 1 मोल दिस सॉल्ट कंटेन्स 2 मोल ऑफ सिल्वर। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसे। और फिर इसमें क्या है, जल्दबाजी ना करें, मुझे मोलर मास ऑफ H2A निकालना है, तो कॉमन सेंस Ag2 में सारा सिल्वर निकालो। इजी लैंग्वेज में आपको मोलर मास ऑफ Ag2 में से 2 मोल्स सिल्वर का मास माइनस करना पड़ेगा, और फिर H2A तक पहुंचने के लिए 2 इंटू मोलर मास ऑफ H करना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, तो इसको लिख लीजिए, और इसको लिखकर ये सोचो कि अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा है, और आप बिल्कुल आ रहा होगा सर, आप इंटेलिजेंट भी हैं, तो खुद बनाओ कि अगर ये ट्राइप्रोटिक एसिड हो सर, तो उस सिचुएशन में आप इसको कैसा लिखेंगे। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपको, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपको इलस्ट्रेशन में आपकी शीट के अंदर, मेरे हिसाब से शीट के अंदर ही मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा आराम से। 100% समझ में आएगा, भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है। पहले आप ट्राइप्रोटिक एसिड का खुद बनाओ, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, रिएक्शन खुद लिखो, रेजिड्यू दोनों के वेट दिए जाएंगे, सिल्वर सॉल्ट का और रेजिड्यू का वेट, सेम स्टाइल में एक्स वाई लो, पूरा प्रोसीजर खुद बनाएं, लिखें अपने आप। मैं यही खड़ा हूं, लिखो आराम आराम, लिखो रे मेरे बच्चों। तो आपने क्या किया होगा बेटा, यहां H3 लिखा होगा, 3 AgNO3 राइट। आपने इसे कन्वर्ट किया होगा Ag3A में। आप बोलोगे यस सर, और यहां बनेगा 3HNO3, यहां लिखोगे Ag3A, यहां सिल्वर, यहां X डिवाइड बाय मोलर मास, यहां इंटू 3 करोगे, सेम रिपीट होगा। फिर यहां पर आपको 3 इंटू Ag3A का जो मोलर मास निकाला आपने, उसमें से 3 इंटू मोलर मास सिल्वर करना पड़ेगा। क्यों, सारा सिल्वर हटाओ उसमें से, और 3 इंटू मोलर मास ऑफ H जोड़ दीजिए। तो ये एक प्रोसीजर है जो सिल्वर सॉल्ट मेथड में करते हैं हम लेबोरेटरी में, तो आपको एज इट याद रखना पड़ता है। उसमें क्यों किंतु परंतु नहीं होता है, इसको ऐसे ही परफॉर्म किया जाता है, फेमस मेथड है ये, ठीक है ना। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको आंसर करना पड़ेगा, बिकॉज पीओसी तो आना चाहिए ना अप्लाई करना, ठीक है। तो आराम आराम से हमारा ये जो पार्ट हम देख रहे थे, आराम से इसी को आप अगर चाहें तो ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए अब खुद देख सकते हैं। आपने ट्राई कर लिया होगा, आपको समझ में भी आराम से आएगा। तो H3A3 पहले ही बताया, H3 बन जाएगा 3HNO3। नाउ ये सब रिपीटेशन है, इसलिए समय कम लगना चाहिए। Ag3A का मास है मेरे बच्चों x ग्राम, इसको रेजिड्यू में कन्वर्ट करोगे, इसका मास है मेरे प्यारे बच्चों y ग्राम। y डिवाइड बाय 10 इंटू 1, ये क्या है, पीओसी सिल्वर पे लगाया, रेजिड्यू में जो सिल्वर है। साथ में ये कौन है मेरे बच्चों, सॉल्ट, x डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्ट, ये मोल्स किसके आ गए, सॉल्ट के। इसको इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मोल्स ऑफ सॉल्ट को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा मोल्स ऑफ सिल्वर इन Ag3A। फिर क्या आ गया बेटा, y डिवाइड बाय 108 इंटू 1, ये ठीक है। तो कुल मिला के आप वापस क्या कर रहे हो, मोल्स ऑफ Ag इन Ag3A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag इन रेजिड्यू।
तो पीओसी आप तीसरी बार लगा रहे हो सर, पहले मोनोप्रोटिक पे लगाया, फिर डाई पे लगाया, अब ट्राई पे लगा रहे हो तो ट्राई पे लगा दिया सर। अब आपको यहां से क्या मिल गया मेरे बच्चों, यहां से मिल गया मोलर मास ऑफ Ag3A, एक्स मालूम, वाई मालूम, मोलर मास A3 का निकल गया। जब आपको मोलर मास Ag3A का मिल गया तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ H3A। तो बिल्कुल बच्चों की तरह करो कि Ag3A में से पहले सारा सिल्वर हटाओ, तो 1 मोल Ag3A कंटेन्स 3 मोल ऑफ सिल्वर, तो मोलर मास ऑफ दिस सॉल्ट -3 इंटू मोलर मास ऑफ क्या लिखोगे मेरे बच्चों, Ag। अब H3 बनाना है, Ag3A में से सारा सिल्वर हटा दिया, क्या बचा A, अब साथ में 3H+ जोड़ दो, तो यहां पर हो गया 3 इंटू मोलर मास ऑफ H और H+ एक ही बात होती है मास की टर्म में, क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ये पहले लेक्चर बताया था मैंने आपको। तो आप H बोलें या H+ बोलें, उसका मोलर मास सेम होता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है आप आयनिक फॉर्म में देख रहे हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्म में बोल रहे हैं। तो अगर बेंजोइक एसिड है तो वास्तव में पानी में डिजोल्व होने के बाद वो बेंजोइट आयन में और H+ आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। हाँ, इसके बारे में आगे जाके पढ़ोगे कि बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह बहुत सारे एसिड्स हैं जो वीक एसिड होते हैं। वीक क्या होते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन उनका इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कोई लिंक नहीं है ना, ठीक है ना। तो आपका इस एसिड का जो मोलर मास है वो आराम से निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्ट -3 क्यों किया, 100% समझ में आना चाहिए। 3 को ऐड क्यों किया, 3 इंटू मोलर मास ऑफ H, क्योंकि मुझे वो जो एसिड है उसका क्या निकालना है, मोलर मास। ये लीजिए, इस पर बेस प्रॉब्लम आपको आराम से, अपनी शीट देखिएगा तो उसमें इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये आज के पार्ट पर हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कवर की मेरे बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की। आप बोलोगे यस सर, तो वो हमने स्ट्रेंथ का, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सीखा, उसमें बेस प्रॉब्लम कर लिए। अब आप शीट में जितने भी प्रॉब्लम वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह के हैं वो कर लीजिएगा एक्सरसाइज नंबर 1 में, है ना। और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट हम और बात कर लेंगे, ठीक है ना। इस पर बेस्ड थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है इस तरह की एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ने से, कि अगर एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो हम उनको कंफर्टेबली सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है, ठीक है मेरे बच्चों। तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।